हूँ कि भ्रष्टाचार हुआ है। जिन डॉक्यूमेंट्स को मैं प्रेजेंट कर रही हूँ उनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा है, और जितना विभाग के लोग नहीं जानते होंगे उससे ज़्यादा मैं जानती हूँ। लेकिन मैंने कल भी कार्यवाही को सुनिश्चित चलने दिया और मैंने अपनी टर्न का वेट किया और विधिवत तरीके से खड़े होकर अपनी बात को रखा, जहाँ पर मुझे रोक दिया गया और सदन से जाने को कहा गया। मैं धरने पर बैठी और उसके बाद धरने पर बैठे हुए लगभग मुझे 11 बज गया था रात का, और उस वक्त जब सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जैसा अनुभवी वरिष्ठतम व्यक्ति आता है और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से प्रमुख सचिव आके मुझे आश्वासन देते हैं, तब उस धरने से मैं उठी और आज फिर पुनः मैंने अपनी टर्न का वेट किया, और अंत में जब टर्न नहीं आई मैंने उस पर प्रश्न किया तो मुझे नियमों का हवाला दे करके पुनः रोक दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे कर करके अपना चाल चरित्र और चेहरा दिखा रही है, और देखिए इनकी बुद्धि अभी भी सतर नहीं हुई है। 2024 में इन्हीं कृत्यों की वजह से ये सड़क पे आते आते बचे हैं, और अगर इनके घोटाले, इनकी ये झूठी बातें लगातार चलती रही तो 2027 में इनके जो उत्तर प्रदेश की जनता है ना, वो घसीट घसीट के गलियों में मारेगी इनको। क्योंकि हम लोगों ने कल आशीष जी से भी बात किया और उन्होंने बताया कि जो 30 तारीख का जो भी जद्दोजहद था उनके पास, उन्होंने ये बताया कि 30 तारीख को उनकी मौजूदगी नहीं थी, वो मिर्ज़ापुर में मौजूद थे। साथ ही साथ उन्होंने अपनी इलनेस का भी बताया कि वो ठीक नहीं है। देखिए वो कहाँ थे मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक विभाग में घोटाला हुआ है, आप हों या ना हों, मुख्यमंत्री तो है ना, तो अगर घोटाला हुआ है मैं उसके सारे साक्ष्य दे रही हूँ, तो जवाब कोई भी दे आके मुझे आकर। और क्या अध्यक्ष के, क्योंकि 4 सदस्य थे, अध्यक्ष भी थे, उनकी भी प्रेजेंस में ये सारी चीज़ें हुई? पहला सवाल तो ये उठता है कि जब नियमावली में है ही नहीं कि ऐसी कोई टीम का गठन हो सकता है, तो टीम गठित हुई कैसे, ये किसके अनुमोदन से हुई, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगर आप देखेंगे कि जो लिस्ट डिक्लेयर करी गई है जिसमें आप लिख रहे हैं कि राज्यपाल की संस्तुति है, तो राज्यपाल की संस्तुति किसके अनुमोदन पर हुई है वो तो आप लिखेंगे ना। क्या आप फर्जी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे? आपके पास जो भी दस्तावेज हैं वो फर्जी नहीं है, क्या आपने वो दिखा दिए हैं सबको? देखिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए हैं, पत्रकार बंधु को भी दिए हैं, विभाग में भी भेज दिए हैं, पुनः आरटीआई के थ्रू स्वयं विभाग से ही निकलवाए हैं, जिसपे सबके सभी सम्मानित और जो लोग हैं ऑफिशिएटिंग ऑफिस बेयरर्स हैं उन सबकी दस्तखत हैं, और उसके बाद आप इन डॉक्यूमेंट्स को भी झूठा साबित कर रहे हैं। ये मैंने घर पे बैठ के प्रिंट नहीं किए हैं। तो अब आपका नेक्स्ट स्टैंड क्या होने जा रहा है, क्योंकि विधानसभा में आप अपनी आवाज़ नहीं उठा पाई, आपकी आवाज़ दबा दी गई? देखिए अब आगे जो मैं करूँगी वो आपको जल्द पता चल जाएगा। जी। तो और भी कुछ कहना है आपको अपने पॉइंट से, जिस तरीके से आप लगातार आरोप लगा रही है, क्योंकि आशीष जी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को वो चुनौती दे रहे हैं कि वो जांच करवा लें, अगर कुछ भी घोटाला होता है तो वो निष्कासन कर देंगे, वो अपने पद से हट जाएंगे। देखिए इस्तीफे की तो मांग ही नहीं है हमारी मांग न्याय की है, और न्याय की मांग उन 3000 लोगों के लिए है जिनकी वैकेंसी आनी चाहिए और उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, उनकी लूटपाट हो गई। हम मांग कर रहे हैं कि जो 1.5 लाख स्टूडेंट्स उन कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनको अगर अयोग्य टीचर पढ़ाएंगे तो आप सोचिए किस प्रकार के स्टूडेंट्स डेवलप होकर के मार्केट में जाएंगे, किस प्रकार की नौकरी वो कर पाएंगे। आप बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में यूपीएससी के चेयरमैन जो बनाए गए वो अयोग्य थे, वो 10th पास नहीं थे, 12th पास नहीं थे, और उन्होंने सारे स्टूडेंट्स का भविष्य बंटाधार कर दिया। तो वो गलती आप क्यों कर रहे हैं? आप भी तो अयोग्य लोगों को एचओडी बना रहे हैं पॉलिटेक्निक्स में। तो वहाँ यूपीएससी का चेयरमैन अयोग्य था तो भविष्य खराब हो गया, यहाँ पर एचओडी अयोग्य होगा तो भविष्य सुधर जाएगा। खुद अपने ही कथन पे सवालिया निशान लगा रहे हैं। जी। आज जिस तरीके से बजट पेश किया है सरकार ने, उसको किस तरह से देख रही हैं आप? लूटमारी का एक और नया दस्तावेज है। पुराने बजट खत्म नहीं कर पा रहे हैं और नए बजट पे बजट लेते जा रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है ना। और अगर लोकसभा की बात करूं, वहाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात भी हो गई है। ओके, तो ठीक है, ये पल्लवी पटेल हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब उनका अगला स्टैंड क्या होता है ये देखने वाली बात ज़रूर होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि कल जिस तरीके से शाम तक वो धरने पर बैठी रहीं, उसके बाद सुरेश खन्ना वहाँ पर आते हैं, वित्त मंत्री, उनको आश्वासन देते हैं कि आज फिलहाल उनको अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा, लेकिन आज भी जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने जब अपनी आवाज़ उठाई तो शायद कहीं ना कहीं नियमावली के तहत उनको रोक दिया गया। तो लगातार तमाम बातचीत की हमसे पल्लवी पटेल ने, अब फिलहाल उनका अगला स्टैंड क्या होता है ये देखने वाली बात जरूर होगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरशद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए।